आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? अरिजीत सिंह। ऑल्दो आई जस्ट मेट हिम वंस एंड वो भी मैं तब मिली जब वो एक कॉन्सर्ट में मेरा गाना गा रहे थे। ओके। वो सजना अभिजा गा रहे थे। वो सैन फ्रांसिस्को में बेस्ट फीमेल पॉप Pop आर्टिस्ट का अवार्ड भी मिला। The one and only Shivani Kashyap. Yes, and in fact, I was amongst the nominees were Sunidhi Chauhan, Shreya Ghoshal. I was like very nervous. I said, ये मुझे कैसे मिलेगा award? Sunidhi and Shreya, one of the leading top singers of our country. बॉलीवुड lacks a proper music industry. तो इसका मेन रीजन क्या था? So main reason है कि we don't stand united. क्या होता है, मतलब ज्यादा फेमस हो जाओ आप तो? I've given so many hit songs. My challenges and tough phase started after that. कि मेरे calls तो बहुत लोगों ने आंसर नहीं करे। फिर जब 26/11 के जो टेरर अटैक्स हुए थे मुंबई में, I lost a lot of friends in that, especially one very close friend. I'm talking about the 90s. The voices in Bollywood were very high pitched and very supremely classical. You know, so I was not a pure classical singer. इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एज अ वुमेन क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? I think जो स्पॉटलाइट रहती है हमेशा वो मेल सिंगर, मेल कंपोजर्स की ही होती है। आपने जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री का हर एरा का ट्रांजिशन देखा है, तो वो ट्रांजिशन के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। अभी आप देख रहे हैं भजन क्लबिंग सडनली एक नया जॉनर निकल आया Right, और हाँ। उसके भी शोज सोल्ड आउट हो रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं IPRS की मेंबर भी हूँ और मैं कमेटी मेंबर भी हूँ। व्हाट इज IPRS? ऐसा पॉडकास्ट मैंने नहीं किया कभी जहाँ पे मैं इतनी टेक्निकल और इंट्रिकेट डिटेल्स बता रही हूँ, बट आई एम इम्प्रेस्ड विद योर क्वेश्चन। आई हैव टू से दिस। आज के एपिसोड की हमारी गेस्ट इंडी पॉप क्वीन कहे जाने वाली आर्टिस्ट, जो एक म्यूजिक कंपोजर, प्लेबैक सिंगर और लाइव परफॉर्मर भी हैं। शी इज नन अदर देन शिबानी कश्यप। इन्हें सैन फ्रांसिस्को में बेस्ट फीमेल पॉप सिंगर का खिताब भी मिल चुका है, जिसमें नॉमिनीज सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल जैसे सिंगर्स थे। इसके अलावा इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड, स्टारडस्ट अवार्ड, चैनल V अवार्ड जैसे कई सारे नामी खिताबों से सम्मानित किया जा चुका है। ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए कई कंट्रीज जैसे न्यूजीलैंड, वियतनाम, उज्बेकिस्तान और साथ ही साथ 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी में भी परफॉर्म कर चुकी हैं। आज के एपिसोड में हम इनके जर्नी के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा हम बॉलीवुड और प्लेबैक सिंगिंग के बारे में कई सारे इंसाइट्स को डिकोड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इंसाइटफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। आपका जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुआ? सिंगिंग में आने का फैसला आपका कैसे था? आप म्यूजिक इंडस्ट्री में कैसे आए? सो ये स्कूल से ही स्टार्ट हो गया था। तो मैं स्कूल क्वायर में गाती थी। एंड सी यू आई थिंक एज अ चाइल्ड ओनली आई यूज टू ऑलवेज से दैट यू नो आई यूज टू कीप ड्रीमिंग दैट आई एम अ सिंगर एंड आई एम ऑन स्टेज एंड आई एम परफॉर्मिंग फॉर मैनी पीपल। सो आई यूज टू हैव लॉट ऑफ डॉल्स। आई यूज टू बी वेरी फॉन्ड ऑफ डॉल्स। तो मैं ना चेयर्स लगा के डॉल्स के सामने गाने लगती थी। आई यूज टू सिंग। So मुझे लगता था that is my audience, and so I think somewhere it was always there, and my most favorite music label that time as a kid was HMV, because there was a beautiful gramophone in which a dog was barking. So that was like an impact that अगर मैं कभी music label के साथ की artist बनूंगी तो मुझे HMV की ही बनना है, because it's very cute. Okay. The whole logo, you know, it just kind of had a huge impression on my mind. So one day when I was singing in the school choir, the lead singer was absent. So they asked, "Arey, kaun gaega? Who will sing? Who will volunteer to sing the lead?" So I put my hand up. So they say, "Okay." So I don't remember kaun sa gana tha. That was too long ago. Yeah, it was. I was like literally too young, too much of a toddler kind of a thing. So once I sang, I think उसके बाद they kept me as a permanent lead singer of the choir. So I think school में ही मेरी इस चीज़ की मतलब confidence आ गया था मुझे कि हाँ मुझे अब I think singing is something which I will definitely pursue. Then of course I started training under Guruji Pandit B.R. Verma ji, Mani Prasad ji, and the person who really initiated me into classical music is my mother. Okay. Because she's a classically trained singer. So as a child I used to sit next to her when she used to be doing her riyaz. So maybe there was something passively which was being absorbed by my system. Right, हाँ. So also then at हमारे स्कूल के वक्त पे ना एक बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ करता था, ऑर्गेनाइज बाय संगम कला ग्रुप, द ऑल इंडिया वोकल म्यूजिक कंपटीशन, जहाँ से आप अगर आप जाएंगे आर्काइव्स में देखेंगे तो सोनू निगम जी,
Sunidhi Chauhan, they all have come from there. So they've all participated in this, and they all kind of, emerged from there. Okay. So now that my mother knew that, my daughter is very fond of singing and she's very serious about it, तो मेरी तैयारी करवाई गई to be a part of this competition. So I took part in it twice. Once when I was in the junior category and once when I was in the middle category, and then उसके बाद senior category. Okay. So तीनों बारी मैं फर्स्ट आई. और उसमें मेमोरेबल बात ये रही कि जब सीनियर कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया, मस्ट बीन 14 or 15, 16 maybe. So then Jagjit Singh ji and Chitra Singh ji were the judges. And it was, for me, it was like, my gosh, like a moment of dream, because I said, yeah, my whole family used to worship his music and his ghazal. तो हमारा कोई शाम जाती नहीं थी कि हम लोग जगजीत सिंह जी के ghazal सुन रहे हैं. Mom is singing along, my nani nana are singing along. They were very fond of ghazals actually. So I said, oh my gosh, he's the judge. He's like our most favorite, he's like a god to us in our family. तो जब मैं फर्स्ट आई तो पूरा मैंने गाना जो है वो आंखें बंद करके ही गाया, बिकॉज आई वाज टू नर्वस एंड इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल एंड ऑल ऑफ दैट. तो जब फर्स्ट प्राइज़ अनाउंस किया गया और उन्होंने बोला कि एंड द फर्स्ट प्राइज़ गोज़ टू शिबानी कश्यप, तब मैंने गज़ल ही गाई थी. इनफैक्ट अपने गुरुजी की सेल्फ कंपोज गज़ल थी. अच्छा. तो व्हेन ही सेड, देन ही आल्सो गिव लाइक इट वाज लाइक अ प्रेडिक्शन. ही सेड आप सिंगर ही बनोगी और आप बॉम्बे ज़रूर आना कभी अपनी जगजीत सिंह ज़िंदगी ने में. बोला ये आपको? ये बोला. So I was like, so this was, yeah, I think these are the signs and symbols. They're like the messengers which come into your life. आपको ये signs and symbols recognize करके अपनी journey को आगे बढ़ाना होता है. तो वही था. फिर one thing led to another. स्कूल के बाद स्कूल के टाइम पे ही मेरी लॉय मेंडोजा जी के साथ मुलाकात हुई, जो शंकर एहसान लॉय के, देयर आर three of them as you know. So that time he used to be in Delhi and he used to produce jingles. Okay. तो उन्होंने मुझे he had come to audition singers and actors for a very big musical called Stepping Out. Okay. So I was selected for it, where he trained all of us. It was like a 6-month training period, and I used to sing very closely while he would play the piano. So then he said, would you be interested in singing for jingles? I said, what are those? He said, they're TV commercials and radio के jingles होते हैं which sell a product. It's just 1 minute का होता है. I said, I don't mind giving it a shot. So my first jingle that I sang was for Loy Mendoza, and it was for a solo cooker. So I can never forget that. तो solo cooker के लिए गाया, फिर बहुत सारी और products के लिए गाया, brands के लिए गाया rather. And then जब इंडिया में रेवोल्यूशन आ रहा था, रेडियो जो था वो FM बनने वाला था, बिकॉज वी हैड ओनली शॉर्ट वेव मीडियम वेव रेडियो. सो 1996 की बात है, तब मैं कॉलेज में थी. एंड सो आई वॉज ऑलरेडी इन द स्टूडियो सर्किट. मैं कॉलेज के आफ्टर आवर्स के बाद हमेशा आई वुड बी फाउंड इन स्टूडियोज ओनली. Okay. सो बिजी सिंगिंग जिंगल्स फॉर, इट कुड बी फॉर मैगी, पेप्सी, ये वो, मतलब मुझे याद नहीं, इतने सारे प्रोडक्ट्स के लिए गाया मैंने, इतने ब्रांड्स के लिए, आर्चीज़ कार्ड्स. और म्यूजिक इंडस्ट्री में जब आप आए तो आप शुरू एल्बम से किए थे अपने खुद के, राइट? No, I started with the jingles first, right? Because that was a very good training ground for me to face the mic, how to project your voice. क्योंकि उसमें मुझे इतनी सीख, इतनी अच्छी कोचिंग मिली है. Because कुछ ऐसे गाने होते थे जिसमें you need to sing very huskily, so how to use the throat voice, where you have to come closer to the mic but use your throat voice, husky voice, and then there's a diaphragm. You use a diaphragm voice to project. So different genres had different requirements and different kind of throw in the voice and projection of the voice. So I learned about the head voice, the nasal voice, the throat voice, the chest voice. Also, along this time, I also joined the Delhi School of Music, and I got training from there for Western classical music, which was very, very, जो मेरे लिए आज की डेट में इतना ज़्यादा यूज़फुल रहा है, because जो मैंने वहाँ पे वो सीखा है, that kind of memory has helped me in making my music what it is today, which is fusion. I like to, add a lot of fusion of Western jazz, Western classical, opera, or just Western pop music with Indian music. So that's what you would see in my songs, which came later, So yeah, after singing these jingles, then of course I was selected to sing the All India Radio FM signature tune, which used to play 24 times a day, 24 hours. Because Indian radio became AR FM stereo radio and 24 hours. So that also gave me a very good jump in the
I would say in the not really mainstream, like people didn't still know कि ये आवाज़ किसकी है. But it would be easy for me to introduce myself because I would say I'm the singer behind this. I'm the voice. Right. And that's how I got my, I got selected to sing for Ho Gayi Hai Mohabbat, the album with Saregama, with HMV. So और ऐसे हो होता गई है one thing मोहब्बत leads to आपका पहला एल्बम आया था पहला जो कि album था. सारेगामा Yeah, के साथ आया था. that's right. और उसके बाद बॉलीवुड में एंटर कैसे किया एज अ प्लेबैक सिंगर? तो मेरा कुछ ना इंटेंशन या ना कुछ वो डिज़ायर था उस समय टू बी अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द 90s. द वॉइसेस इन बॉलीवुड वर वेरी हाई पिच्ड Right, and very supremely classical, so I was not a pure classical singer. Like, yes, folk music is something I've learned, I have the knack, I would say. But more of fusion, like I fuse a lot of Western music into my singing. So mine was more of pop, like I was known as an indie pop singer जब मेरी ये पहली एल्बम आई. तो मेरा ऐसा कुछ था भी नहीं कि नहीं, I said I don't fit in because Alka Yagnik ji, Sadhna Sargam, that time in the 90s, and of course, Lata ji, Asha ji, their voices. So I used to really look up to them and I said, this is a different zone. Right, I don't really fit into this zone. But then I think things were changing, revolutions were happening. And I think change this is really important because एक ही चीज़ चलती रहती है तो लोग भी, audience भी बोर हो जाती है, Right. So I think in early 2000 जब मैंने अपना ये गाना सजना अबीजा बनाया था, I had made it for an album actually. So I presented it to Shashank Ghosh. I made him listen to it and he said this fits in beautifully into my film which I'm writing. वैसा भी होता है part 2. ओके. सो ये पहले एल्बम के लिए बनाया था, उसके बाद ये बॉलीवुड ने ले ये लिया. एल्बम में ही रिलीज हुआ था. मेरी एक अच्छा. एल्बम आई थी नगमगी in the year 2000. So this was released in the album. But I was going to make a music video for it. क्योंकि पहले सॉन्ग वो ऐसा दौर था जब पॉप म्यूजिक और इंडी पॉप म्यूजिक के म्यूजिक वीडियोस, द MTV जनरेशन, द चैनल V जनरेशन, so people used to watch a lot of pop music that time. Right. And music videos. So the VJs and pop stars, like you name it, like an Alisha Chennai or Anaida, Mehnaz, Baba Sehgal, Lucky Ali. So they all emerged from this music, from this genre, like the pop genre, right? Right. So I said, हाँ, इस गाने का तो डेफिनेटली म्यूजिक वीडियो बनेगा. तो ही सेड नहीं बनेगा लेकिन मेरी मूवी के लिए. आई सेड ओह. सो एंड देन ऑफ कोर्स एज यू कैन सी रेस्ट इज हिस्ट्री बिकॉज जब फिल्म रिलीज हुई थी और ये गाना इतना सुपर हिट बना बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद से मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई थी. बिकॉज हो गई है मोहब्बत और सजना अबीजा के बीच में भी मैंने काफ़ी गाने गाए, काफ़ी एल्बम्स रिलीज़ करने की कोशिश भी की, बट मुझे वो सक्सेस और वो नहीं मिल रहा था, रिकग्निशन नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए था. लेकिन And with Sajna ये Abhija I got coincidence it. कहिए या कुछ भी, लेकिन आपका पहला एल्बम जो आया सारेगामा है, जो कि हो गई है मोहब्बत है, वो भी सुपर हिट गया. उसके बाद ये आपने बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग में भी जो यूज हुआ मूवी में, वो भी सुपर हिट गया. तो जहाँ पे एंट्री कर रही थी उस टाइम पे तो वो सुपर हिट हो जा रहा था. उसके बाद भी बहुत सारे मैंने फिल्मों में गाया एज अ सिंगर, एज अ कंपोजर. सजना अबीजा मैंने खुद कंपोज किया था. तो वो बात हमेशा दबी रह जाती थी कि नोबडी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस मी एज the composer and singer behind this song or the creator of this song, but I'm the creator of the song. Today the scenario has changed. तो मुझे बहुत इस चीज़ के लिए I had to keep fighting for my acknowledgement. Right. For this. तो आप म्यूजिक जैसे कंपोज भी करते हो और आप गाते भी हो, तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्या लगता है आपको? I don't know. Sometimes I think it is a challenge to sing for someone else because उनकी क्या विजन है और उनको किस टाइप से they have a particular sound in mind, a delivery of a song, rendition of a song in mind, and you have to stick to that. कई लोग बोलते हैं नहीं we give you the free hand, आप independent मतलब freedom लेके आप अपने स्टाइल में इसको गाइए. But some people are very rigid, so it is definitely more of a challenge to sing for anyone else. बट अगर आप अपनी कॉम्पोजिशन करें और उसको खुद गाएं तो इट फ्लोज लाइक हनी. सो आई फाइंड दैट एक्सट्रीमली ईजी एंड वेरी नेचुरल, लाइक अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. आई विल से दैट आई हैव हैड अ ब्यूटिफुल initial journey in my music, but the struggle started when I became famous. You can say that. When I became very popular, very famous, very well known, I've given so many hit songs. My challenges and tough phase started after that. Right. जब मैं कुछ भी नहीं थी,
everything was flowing beautifully. Things were just falling into my lap. हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जो भी म्यूजिक इंडस्ट्री होता है उसमें देखने को मिलता है कि बहुत अनसर्टेन होता है, हाईज एंड लोज आते रहते हैं, सबके आते हैं, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होते. तो इसको आप लोग टैकल कैसे करते हो? सो जब एज आई टोल्ड यू दैट मेरा जो शुरुआत किक स्टार्ट बहुत ही अच्छी हुई है. हो गई मोहब्बत सुपर हिट. वेर एवर आई वुड वॉक पीपल टू रन आफ्टर मी फॉर ऑटोग्राफ्स एंड दैट वाज लाइक अ वेरी न्यू फाउंड फेम, समथिंग वेरी न्यू फॉर मी. बट एक चीज़ मैंने हमेशा बरकरार रखी है आज तक कि हाउ एवर फेमस एंड बिग एंड सक्सेसफुल यू बिकम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ग्राउंडेड एंड वेरी हम्बल. दैट इज़ समथिंग विच आई हैव got these values from my family. My father's from the army. He's no more, but he's always there guiding me. I can keep communicating with him, and the things that he always told me will always be there. मैं हमेशा उस चीज़ को I would never let him down. And my mother, she's an educationist, so she's a strict disciplinarian. So ये सब, there is no room for being on a high horse and unnecessarily being haughty and creating tantrums. So so after Ho Gayi Mohabbat, then as I said, my journey in Bollywood was fantastic. One song led to another film. I did. उसके बाद मैंने राम गोपाल वर्मा की फिल्म मिस्टर या मिसेस में गाया. I was the voice of Antara Mali, in fact. So and that film also did really well. It was a very cool, very quirky film. फिर मैंने मनीषा कोइराला की एक कमबैक फिल्म आई थी सिर्फ, तो उसके लिए मैंने टाइटल ट्रैक बनाया भी था, लाइफ पीछे पीछे, एंड आई sang it also. And all these films, back in those days, I'm talking about the mid 2000s, बहुत बिग बैंग से प्रीमियर्स होते थे, सारे फिल्म स्टार्स आते थे, एंड इट यूज्ड टू बी लाइक अ बिग सेलिब्रेशन. और 2005 में मैं देख रहा था आपने नज़ाकत एल्बम आई थी. जी. तो उसके बाद आपको सैन फ्रांसिस्को में या बेस्ट फीमेल पॉप आर्टिस्ट का अवार्ड भी मिला. Yes, and in fact, I was amongst the nominees were Sunidhi Chauhan, Shreya Ghoshal, and I don't remember the others, but I was like very nervous. I said, ये मुझे कैसे मिलेगा award? Sunidhi and Shreya, one of the leading, top singers of our country. But when I got it, it just makes you feel very confident. It gives you that, self belief. एंड इट्स वंडरफुल बिकॉज पूरी इंडस्ट्री के सामने, वो भी शाहरुख खान जी के हाथों में ये अवार्ड मिला मुझे इन फ्रंट ऑफ 10,000 पीपल. सो इट वाज फैंटास्टिक. आई वुड से फैंटास्टिक इनिंग इन माय करियर. और आप 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी में भी परफॉर्म की थी. तो वो एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, वो कैसा था? इट वाज हिस्टोरिक. इन वन वर्ड आई डिस्क्राइब इट, हिस्टोरिक. मतलब there were 60,000 people sitting in the audience in Jawaharlal Nehru Stadium, and the whole show started with my performance. क्योंकि मैंने शेरा, जो मैस्कर था हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स का, शेरा का सॉन्ग गाया था, which was composed by guess who? Milind Gaba and his father. Okay. That time Milind Gaba was very young, but he was like a child genius, I have to say. तो उसमें इंग्लिश हिंदी मिक्स था वो, because you see Commonwealth game was a very global, I would say championship which happened right here in India. और हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात थी कि यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहा है. और उन दिनों मतलब इट वाज, एक तो परफॉर्मेंस का दैट होल हाई वाज देयर, एंड आई शेरा मेरे साथ, आई ब्रिंग इन शेरा while I'm performing, and there were like 100 dancers with me. It was too memorable. मुझे आज भी नहीं भूलता वो. It was too good. And of course it was covered by all the news all over the world, not just in India. So again it gave me that एक जो आइकॉनिक चीज़ जो मुझे सैन फ्रांसिस्को में मिली, या फिर जब सजना अभिजा इतना सुपर हिट हुआ, या फिर जब जिंदा इतना सुपर हिट हुआ. बट ये तो कुछ और ही चीज़ थी, बिकॉज दिस इज लाइक माई गॉश, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री. एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं सिंगर हूँ, कंपोजर हूँ, परफॉर्मर हूँ, बट मैं इंडियन हूँ. एंड ये वैल्यूज मेरे में ऑलरेडी है इंग्रेन्ड बिकॉज ऑफ माई फादर, कि पेट्रियोटिज्म इज देयर मेरे रग रग में. क्योंकि हम आई हैव सीन माई फादर being posted from different non-family stations also, जब families नहीं रह सकती हैं साथ में, like places like Nifa in Assam, तो हम उनको बहुत मिस करते थे कि but it was his duty, he was serving the country. So ये बातें जब बचपन से आपके DNA में आ जाती हैं, तो then I said, oh my gosh, I am an Indian representing my country in this
beautiful championship, this beautiful event, and artists and all तो ठीक है, but I'm an Indian first. So हर चीज़ पे nation first मेरा हमेशा एक नारा है. So it was too good, and yes, मतलब मैं बहुत ही चर्चा में रही. और क्लोजिंग सेरेमनी, आई मीन ओपनिंग सेरेमनी के का जो एंड था, इट वाज डन बाय A.R. Rahman sir, who is one of my most favorite composers and singers. I would say musician. He's like a musical institution by himself. So I was like, my gosh, this is big. This is big. So I really, much gratitude to everybody who has believed in me to be a part of all these big iconic things. And this is historic. ओके और आपने पहले जैसे एल्बम बनाया, प्लेबैक सिंगिंग किया, और उसके बाद इतने बड़े ऑडियंस में गाना गाना कितना डिफ़िकल्ट होता है स्टार्टिंग में, जब आप शुरू कर रहे होते हैं, पहली बार इतनी बड़ी ऑडियंस दिखी है कभी आपको, तो वो कितना डिफ़िकल्ट होता है? So audience, I'm used to, by then I had become pretty used to performing in front of a lot of people. क्योंकि वो मेरे बचपन से ही मैंने शुरुआत तो कर ही दी थी. हाँ, नहीं, कॉमनवेल्थ की बात नहीं कर रहा मैं, ऐसे इन जनरल बता रहा हूँ. इन जनरल, हाँ, करेक्ट. कि जब आप पहली बार कोई कॉन्सर्ट में गए, पहली बार कोई कॉन्सर्ट किए हैं, हाँ, तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था? सो मेरा पहला बड़ा कॉन्सर्ट था जब मैंने बाबा सहगल के लिए ओपनिंग एक्ट किया था. वो भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में था. मेरा और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का कुछ नाता है, पता नहीं क्या करें. दैट वाज माय वेरी फर्स्ट शो, एंड आई वाज लाइक, टू बी ऑनेस्ट विद यू, तब मैं ना ज़्यादा इंग्लिश में गाने गाती थी. आई यूज्ड टू हैव अ बैंड कॉल्ड ब्लैक स्लेड. मैं ब्लैक स्लेड के साथ कोलैबोरेट करके बहुत सारे शोज़ करती थी. बट दोज वर मोर लाइक प्राइवेट शोज. मे बी इन द while I was in college only, in the 90s, early 90s, mid 90s I would say. So जब ये बाबा सहगल वाला शो हुआ था, this must have happened even before हो गई है मोहब्बत, I think 97 की बात होगी. तो anyway, so जब मुझे बोला गया तो मैं काफ़ी नर्वस थी, और उन दिनों में ऑडियंसेस बहुत बड़ी तादाद में आती थी ऐसे शोज़ के लिए. बाबा सहगल used to be a rage back then. I'm talking about Ice Ice Baby और that पूरा ठंडा ठंडा पानी वाला सॉन्ग था जो भी है. एंड तो वो काफ़ी लेट हो रहे थे शो में आने के लिए. या तो कुछ ये ट्रेंड होता है कि भाई मेन आर्टिस्ट को लेट आना है और वटेवर. पर जब मैंने परफॉर्म किया मुझे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, और मैंने इतनी प्रैक्टिस करी स्टूडियो के एक बेसमेंट में, जहाँ, और मैंने बहुत, उस समय मैं डांसिंग और सिंगिंग साथ में करती थी. बहुत ज़्यादा करती थी ऐसा. सो डांसर्स थे प्लैनेट्स ग्रुप, दिल्ली के ही ग्रुप है. आई कैन नेवर फॉरगेट देम, बिकॉज उनके वजह से मेरा जो स्टेज प्रेजेंस आज है, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट्स, इवन हाउ टू होल्ड द माइक विद स्टाइल, इवन हाउ टू स्टैंड इन अ सर्टन वे. ये नहीं ऐसे ऐसे खड़े रहो लाइक यू नो डम्बली. द गेट, द your basically your body language has to be that I own the stage, I own this show. Right, तो बहुत ट्रेनिंग. और देखो उस समय वक्त भी बहुत, काम तो था नहीं ऐसा. कॉलेज में थे हम, कॉलेज से ऑलमोस्ट अब ग्रेजुएट कर रहे थे. सो द फोकस यूज्ड टू बी जस्ट पॉलिशिंग योर स्किल. सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट शो, ग्रेट किक स्टार्ट फॉर मी. तो मैंने, मेरे पास तो अपने को तो कोई गाने थे भी नहीं, तो मैंने अलीशा चिनाई के वो बेबी 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 मुझे लोग बोले, वो वाला गाना गाया. और जो भी उस समय फेमस गाने थे. सो आई डिड अबाउट हाफ एन आवर का सेट मैंने किया, और लोगों ने बहुत पसंद किया. तो उसके बाद मुझे बहुत शोज़ मिलने लग गए, बहुत सारे शोज़. पर मेरा कोई गाना भी नहीं आया था एज सच. फिर जब हो गई मोहब्बत आया, तो फिर तो मैंने बहुत सारे शोज़ करने शुरू किए. हाँ, और उसके बाद आपको मैं देख रहा था कि मॉरिशियस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ भेजा गया था, डेलीगेशन. हाँ, कंटिंजेंट के साथ. जी 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 जी. तो वो कैसे होता है, और मतलब सिंगर लोगों को कब भेजा जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए. तो एज आई थिंक 15 साल पहले आई गॉट इम्पैनल्ड एज एन आर्टिस्ट विद ICCR, विच इज़ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस. ये आई थिंक हमारे देश की सबसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्टिस्ट को यू नो ये अपॉर्चुनिटी देती हैं टू गो एंड represent their country and their culture in different countries. और एक इंटर कंट्री एक्सचेंज होता है, लाइक इट्स अ मल्टी कल्चरल एक्सचेंज, जिसमें वहाँ के डांसर्स, वहाँ के सिंगर्स, पोएट्स, सब लोग यहाँ पे आके यहाँ परफॉर्म करते हैं, यहाँ के जाके वहाँ पे परफॉर्म करते हैं. तो आई विल से that was I think that was my very first performance through ICCR. और ICCR में अभी कौन कौन लोग होते हैं?
मतलब सिंगर्स होते हैं बस या फिर और कोई लोग? तो उस समय जब जब उन्होंने शुरुआत की थी बहुत साल पहले, तो दे यूज टू ओनली प्रमोट एंड शोकेस क्लासिकल सिंगर्स, फोक डांसर्स, फोक सिंगर्स एंड इंस्ट्रूमेंटल, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट लाइक तबला प्लेयर या फिर आपके सितार प्लेयर हो गए, फ्लूट प्लेयर हो गए. तो वो सिर्फ जो हमारे क्लासिकल और फोक साइड को ज़्यादा प्रमोट करते थे. उनका कोई ऐसा सेक्शन था ही नहीं. पर जब बॉलीवुड का सेक्शन ओपन हुआ, बॉलीवुड का और पॉप का, तो आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू आर्टिस्ट जो इम्पैनल हुई. और इम्पैनल होते ही फिर मुझे जब मॉरिशस भेजा, इट वाज टू मार्क द फ्रेंडशिप between the two countries and also to celebrate Mauritius का Independence Day celebration. तो वहाँ पे मेरे 4 shows थे, पूरा टूर बनाते हैं वो. एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि वाइट पासपोर्ट बनता है. वाइट पासपोर्ट यानी कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट. अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो एक पोस्ट है मेरा जहाँ पे मैं अपने वाइट पासपोर्ट को खुशी खुशी दिखा के सेलिब्रेट कर रही हूँ, बिकॉज इट्स समथिंग विच इज़ अ ह्यूज ऑनर जब आप एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे ट्रैवल करें. राइट. जी. सो वहाँ पे ऑफकोर्स, पर इससे पहले मैं कनाडा गई थी. दैट वाज माय वेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थ्रू ICCR फॉर द भारत प्रवासी दिवस, विच वाज इन 2009. उसमें क्या हुआ था? तो भारत प्रवासी दिवस आपको तो पता ही होगा, दे सेलिब्रेट ऑल द NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हु हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल अब्रॉड. तो उन्होंने अपने देश को बहुत प्राउड किया है, बहुत कुछ अचीव किया है वहाँ पे जाके. तो उनका एक if you Google about it, so Bharat Parvasi Divas is one of the most prestigious events which happen worldwide. तो इंडिया में भी बहुत बार हुआ है. अभी लास्ट टाइम जब हुआ था तो 2020 में हुआ था इन वाराणसी. ओके. या सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी प्रेस्टिजियस. सो हाँ, तो वहाँ पे मैं गई थी. तो मेरे टोरंटो में मेरी परफॉर्मेंस थी एट वन ऑफ द वेरी बिग स्टेडियम्स देयर. एंड उसके बाद देन एज आई टोल्ड यू कि 3-4 साल के बाद ही वो भेजते हैं एक आर्टिस्ट को. सो फिर उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो अपॉर्चुनिटी आई थी वो मॉरिशस की थी. ओके. हाँ. और आपने जैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री का हर एरा का ट्रांजिशन देखा है, इंडी पॉप, स्ट्रीमिंग एरा, तो वो ट्रांजिशन के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए. ओ माय गॉश, आजकल तो मतलब विद द वे AI हैज़ कम इन कि वी हैव टू बी very 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 well versed with technology and what's happening, all the change which is happening. So I come from an era जब जो मेरी फर्स्ट एल्बम हो गई मोहब्बत रिलीज हुई थी, तब तो ऑडियो टेप्स ही थे. हाँ, CDs भी थे, करेक्ट, सीडीज एंड ऑडियो टेप्स. फिर उसके बाद जब सडनली यू नो द म्यूजिक बिकेम ऑन द इंटरनेट, ऑन लाइक अ क्लिक अवे, डिजिटल एरा आना शुरू हुआ. वो भी बड़ी मुश्किल से समझने में लगा टाइम उसको. फिर अब उसके बाद इतना कुछ हो रहा है. आई मीन, एज यू सेड, स्ट्रीमिंग, देयर इज़ नो फिजिकल टैंजिबल वे दैट यू कैन बाय एन एल्बम एनी मोर. यू नो, दैट इज़ वो शौक के लिए लोग रिकॉर्ड्स रखते हैं, या फिर मैंने तो अपने ऑडियो के सेट संभाल के रखे हैं, बट पीपल डोंट यूज़ दैट ना एनी मोर. तो अब सब कुछ, एवरीथिंग इज़ ऑन अ क्लिक, इट्स ऑन स्ट्रीमिंग एप्स. सो अगर तब मैंने ये चीज़ अगर इमेजिन की होती तो मुझे लगता कि ये कोई स्पेस एज है, बिकॉज इट इज़ लिटरली लाइक वॉकिंग ऑन द मून. एंड that way I've had many firsts. Like I was the first artist in India to perform for a web concert, जो Artist Allowed और हंगामा ने ऑर्गेनाइज किया था. So I volunteered. I said, yeah, let's try this. ये कोविड के टाइम पे भी नहीं, कोविड के टाइम पे तो बहुत किए थे. I'm talking way back in 2009. Okay. Yeah. उसके बाद so that also made a lot of news. एरा की जब आप बात कर रहे हो, I was the first artist to also do a show on Meta. अगर कौन सा शो? On Meta. Okay. Metaverse. Okay. Metaverse. Yeah. Meta. I was thinking about Facebook and all that. No, I was the first artist to do a big show on Metaverse. वो भी अगर आप गूगल पे जाएंगे आपको समझ में आएगा. और उस शो पे हमारे we got an audience of 3,500 plus people. तो मेरा एवटार गया था परफॉर्म करने और लोगों के एवटार आए थे. तो मुझे वो भी चीज़ ना टू कम टू टर्म्स विद, आई वाज लाइक, ये क्या, व्हाट इज़ ऑल ऑफ दिस. एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग कोविड टाइम्स मैंने अपने घर को स्टूडियो बना के इतने सारे वर्चुअल कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं. इतने सारे. मैंने IPL की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किया है. सो आप सोच सकते हो कि हर चीज़ जब भी एक्सपेरिमेंटेशन होती है, आई एम ऑलवेज अप फॉर इट. वेरी ग्रेट. या इसके अलावा हम लोग को बॉलीवुड में बहुत कुछ सुनने को मिलता है. जैसे बॉलीवुड में बहुत सारे फाइट्स भी हमने सुने हैं कि म्यूज़िक राइट्स और रॉयल्टीज़ को लेके बहुत सारे फाइट्स होते हैं. तो इसके बारे में बताइए, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसके बारे में मुझे मतलब डीप में इंसाइट्स चाहिए.
इन व्हाट वे? आप कौन से पार्ट में आपको इंसाइट चाहिए? इसमें तो इतने सारे वर्टिकल्स और सेक्शंस हैं कि मैं पूरा, मुझे 4 घंटे लग जाएंगे बात करते करते। हाँ, ऑडियंस को ये समझाइए कि ये जो रॉयल्टीज होती हैं और जो भी राइट्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आप सबको अगर आपको पता नहीं है तो मैं IPRS की मेंबर भी हूँ और मैं कमेटी मेंबर भी हूँ। ओके, ARA कमेटी मेंबर हूँ। व्हाट इज IPRS? ओ गॉश, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, आपको IPRS नहीं पता? इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी, which is one of the biggest bodies to protect the rights of artists, composers, intellectual property rights, composers and lyric writers and producers. क्योंकि अगर I knew आपने about the organization, Yeah, but by so, name. और इस ऑर्गेनाइजेशन में रेवोल्यूशन लाए थे जावेद अख्तर जी। उन्होंने Okay. ही फॉट फॉर द राइट्स Okay. ऑफ आर्टिस्ट, यू नो, एंड ही मेड श्योर कि हम सबको रॉयल्टी मिले तक, क्योंकि अगर हमने एक हिट सॉन्ग्स बनाए हैं तो उसकी रॉयल्टी, लोग उसको सुन रहे हैं, उस पर डांस कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं हर Right, जगह, हाँ. उसकी रॉयल्टीज आर ओड टू अस, टू द right, क्रिएटर, हाँ. राइट? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस, आई विल से, intellectual property bodies of India, which not just fights but ensures the rights and the royalties and income for the creators. Now, अब creators का category होती है जो जिसने गाना लिखा है, lyric writer, और जिसने गाना compose किया है. This is not for the singers. Singers के लिए we have ISRA, right? Okay. ISRA is another organization. But मुझे बहुत खुशी की बात ये लगती है कि मैंने बिगिनिंग में ही आई बिकेम अ मेंबर ऑफ दिस, एंड इसके लिए मैं बस थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगी कि क्या है इसमें। कि अगर आप आर्टिस्ट हैं, पॉपुलर आर्टिस्ट हैं या ज़्यादा पॉपुलर नहीं भी, बट एवर यू आर एन आर्टिस्ट, और आपने बहुत सारे गाने अपने क्रिएट किए हुए हैं और दे हैव बीन पब्लिश्ड, वो गाने पब्लिश होके अवेलेबल हैं फॉर लिसनिंग। सो देर आर सम पीपल हु माइट लाइक टू यूज़ दो सॉन्ग्स। कई लोग गाने यूज़ करते हैं अपने रील्स बनाने के लिए, Right. कई लोग रेडियो पे गाने यूज़ करते हैं, टीवी पे आ जाते हैं, फंक्शंस पे आते हैं, दे यूज बाय डीजेज। तो उन सब की रॉयल्टी इज कलेक्टेड बाय IPRS एंड देन सेंट टू द आर्टिस्ट Artist, इफ़ यू आर अ मेंबर। आपको मेंबर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल ऑफ यू आउट देयर, प्लीज़, जो भी म्यूजिशियंस हैं, जो क्रिएटर्स हैं, प्लीज़ IPRS के मेंबर तुरंत बनिए, क्योंकि आप फ़ायदे में ही रहेंगे। स्पॉटिफाई से, ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से, सब जगह से आपको रॉयल्टी आएगी, वेदर कॉपीराइट गाने का आपका है या नहीं, लेकिन अगर आप क्रिएटर हैं, यू आर एंटाइटल्ड द रॉयल्टी। एंड हाँ, जब आप परफॉर्म करने जाते हैं कहीं लाइव, अपने गाने की सेट लिस्ट IPRS को मेल कर दीजिए, एंड दे विल ट्रैक कि कौन से गाने आपने परफॉर्म किए वहाँ पे, उसकी रॉयल्टी भी वो कलेक्ट करके आप ही को देंगे। सो IPRS इज, I mean you have to be very well educated about Right, the business of music and the rights and the legals of music. That's why I asked this question. Yeah. So बाकी अगर आप किसी को कोई क्वेश्चंस इस पे और देखने हैं और बिल्कुल डिटेल में जाना है, तो IPRS की वेबसाइट पे जाइए, एंड वहाँ पे आपको बहुत कुछ यू नो, यू विल बी एबल टू रीड अबाउट इट एंड लर्न अ लॉट मोर। एंड IPRS का पेज भी है, इंस्टाग्राम भी और फेसबुक पेज भी, तो उस पर हर रोज़ कोई ना कोई वर्कशॉप, कोई ना कुछ चल रहा होता है। तो IPRS के अगर आप मेंबर नहीं हैं तो ये रॉयल्टीज मतलब बिल्कुल ही नहीं मिलेंगी? कहाँ किस, हाउ यू बी इंटाइटल, यू हैव टू बी अ मेंबर ना। सो मेंबर बनना बहुत आसान है, इट्स ऑल ऑनलाइन नाउ। पहले तो आपको फॉर्म फिल करने होते थे, जब मैं मेंबर बनी थी तो आई टू फिल अ फॉर्म एंड ऑल ऑफ दैट। नो, नाउ यू कैन जस्ट अप्लाई ऑनलाइन। You have to just show that, okay, these are the songs which were composed by me or written by me, and that's it, you become a member. Okay. और मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री को थोड़ा और डीप में समझना भी चाहता हूँ और अपने ऑडियंस को समझाना भी चाहता हूँ। तो मान लीजिए कि कोई आपका म्यूज़िक रिलीज़ हुआ है बहुत टाइम पहले, 10 साल पहले, आपका जिंदा हूँ जो गाना था, उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उसका रेवेन्यू कब तक जनरेट होते रहता है? लाइफ टाइम तब तो होता है जब आपके चैनल पे रिलीज हुआ है। नहीं, रेवेन्यू फॉर व्हाट? नहीं, यू हैव टू, आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करना पड़ेगा। रेवेन्यू फॉर व्हाट? रेवेन्यू फॉर रॉयल्टी और रेवेन्यू एज अ प्रोड्यूसर? देयर आर मेनी। एज अ प्रोड्यूसर भी और एज अ रॉयल्टी भी? नो, सी, अ सॉन्ग लाइक जिंदा हूँ मैं और ऑल द फिल्म सॉन्ग्स, उसके कॉपीराइट्स आर, दे लाई विद द म्यूजिक लेबल, right? Because the producer also relinquishes all the rights and the artist also relinquishes. Okay. Unless you have just licensed it out.
ओके एंड देन यू ओन द IP. तो IP आपके पास है तो फिर आपका ऑफ कोर्स लाइफ लॉन्ग यू कैन अर्न द रेवेन्यू, सो टू स्पीक. बट अगर आपने द राइट को गिव अप कर दिया है और आपने गाने को बेच दिया है बेसिकली, है ना, सो देन यू डोंट, फिर आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगी. हाँ, MTV को बेच दिया है टाइप्स ऐसा. नहीं, MTV को क्यों नहीं, म्यूजिक लेबल को बेचेंगे ना, उनकी प्रॉपर्टी हो जाती है वो जैसे सारेगामा के पास से they have so many songs like लैला मैं लैला पिया, तो वो उनके गाने हैं. तो कल को अगर आपको वो गाना यूज करना है तो आपको उनको या तो लाइसेंस फी देनी पड़ेगी या उनसे बाय करना पड़ेगा, whatever the deal is. So when the song is owned by a particular label or a production house or a producer, then it doesn't belong to you anymore. So उसके revenues आपको नहीं मिलेंगे. वो revenues will go to the buyer or the owner. I would say the owner of that song. But IPRS ने ये बहुत अच्छी चीज़ करी कि अगर आप ओनर नहीं भी हैं, आपने राइट्स को गिव अप कर दिया है, देन यू कैन स्टिल गेट रॉयल्टीज, यू कैन गेट परफॉर्मेंस रॉयल्टीज, बिकॉज द सॉन्ग वेरेवर द सॉन्ग एयर प्ले रॉयल्टीज, यूट्यूब पे जितनी बार वो गाना लोग उसको क्लिक करके सुन रहे हैं, आपको रॉयल्टी आएगी उसकी. सो यू हैव टू बी अ मेंबर, यू हैव टू नो योर राइट्स. ये एक्चुअली बहुत लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मैं म्यूजिक इंडस्ट्री का थोड़ा डीप पूछना भी आई एम ग्लैड बिकॉज ऐसा पॉडकास्ट मैंने नहीं किया कभी जहाँ पे मैं इतनी टेक्निकल और इंट्रिकेट डिटेल्स बता रही हूँ. बट आई होप कि ये सबको you know, it can be of benefit to people. Decoding Visionaries, yes, superb. This is the reason. This is the first, and I really am impressed with your question. I have to say this because लोग वही पूछते हैं controversial, ये बताओ कौन सा अफेयर हुआ था, ये क्या हुआ था, कौन सी फाइट हुई थी, कौन सी controversy. But it's important for people to be informed. तो एक इन्फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्फॉर्म करना इंपॉर्टेंट है, और हमारा विजन भी ये है जैसे कि आप इस इंडस्ट्री में शुरू से हैं और इस चीज़ को अच्छे से समझे हैं, तो जो नए लोग आना चाह रहे हैं, जो इस फील्ड को एस्पायर कर रहे हैं, तो उन तक भी ये सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच. वैसे ये सारा कुछ इतना डिटेल में बताने के लिए. नहीं, एनी टाइम, आई लव इट बिकॉज आई थिंक क्योंकि मेरी मदर एजुकेशनिस्ट हैं, आई हैव टीचिंग इज इन माई वेन्स एंड आई रियली वॉन्ट टू स्टार्ट एन अकेडमी ऑफ म्यूजिक. सो आई एम फिगरिंग आउट हाउ एंड व्हेन, वो मैं आपसे बात करूंगी. वैसे मैंने ये भी देखा था, आप जो भी यंग लोग हैं उनको बहुत ये सजेस्ट करते हैं अपने पैशन को फॉलो करो. बहुत ज़्यादा मैं हर जगह देखता हूँ. मैं आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था उस टाइम भी, तो ये मतलब बहुत अच्छा भी लगता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रहे हो अपने पैशन को फॉलो करने को लेके. जी बिल्कुल. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी यंग आर्टिस्ट को फीचर करती हूँ अपने साथ, यंग अपकमिंग आर्टिस्ट जिनका टैलेंट बहुत है लेकिन उनको एक चांस नहीं मिल रहा. तो एक हमारा NGO है जिसमें हम where we have started something called Sing with Shibani. So Sing with Shibani में हम क्या करते हैं कि जब भी कोई मुझे मौका मिलता है, इफ़ आई एम परफॉर्मिंग समवेयर, इफ़ इट्स माई कॉन्सर्ट या मेरा कोई कॉर्पोरेट शो है या फिर कोई पब्लिक कॉन्सर्ट है, तो वहाँ पे सबसे पहले मैं एक ओपनिंग एक्ट करवाती हूँ एक अच्छे सिंगर से, ताकि लोग उसको जानें, क्या पता उसको और अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ से मिल जाएं. यू आर क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर. सो आई हैव featured so many artists and I will very proudly say स्वरूप खान का जो भाई है हयात खान, उसका पहला शो, स्वरूप ने मुझे, स्वरूप बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, उनके साथ मैंने बहुत सारी जुगलबंदियाँ और बहुत सारे कोलैबोरेटिव शोज़ करे हैं. मामे खान के साथ भी. आई लव राजस्थानी फोक म्यूज़िक. तो उन्होंने बोला मेरा यंग ब्रदर है, वो बहुत अच्छा गाता है, आप उसको भी चांस दीजिए. तो मेरा एक शो था दिल्ली में, तो मैंने वहाँ पे उसको फीचर किया. उसके बाद से ही इज़ डन सो मेनी शोज़. वो सोलो होके इतने शोज़ कर रहा है. मैंने ऑफकोर्स मेरे साथ भी करता है, जब मुझे रिक्वायरमेंट होती है मैं तब भी करवाती हूँ. और अभी हाल ही में मैं सऊदी अरेबिया गई थी. रेड सी फिल्म फेस्टिवल में मुझे सिलेक्ट किया गया था बाय द इंडियन कॉन्सुलेट इन जेड्डा. तो मुझे बुलाया गया था, तो मैं अपने पूरे बैंड के साथ गई थी. तो एक सिंगर है जो दानिश साबरी का छोटा नेफ्यू है, तो यंग है, बहुत यंग है, बट बहुत टैलेंटेड है और वो शायरी बहुत अच्छा करता है. उसका नाम है अमान साबरी. तो मैंने आई टोल्ड हिम आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, आप मेरे साथ जेड्डा चलो. एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे जाके उन्होंने उम्रा वगैरह भी किया, तो उन्होंने बहुत ही, तो वॉज वेरी हैप्पी. बट वहाँ की ऑडियंस ने उनको इतना पसंद किया, हालांकि उनका एक भी गाना कुछ भी अभी तक रिलीज़ है कुछ नहीं है. सो मुझे बहुत एक मज़ा आता है व्हेन आई गिव एन अपॉर्चुनिटी टू यंग टैलेंट लाइक दिस. This is so great, like all the things that you have done. I hope I can continue to do that because उससे ना एक I think
अगर जब मैं अपने स्ट्रगलिंग फेजेस में होती थी या अभी भी देयर आर स्ट्रगलिंग फेज तो कभी एंड नहीं होता, चैलेंजेस तो हमेशा होते हैं, बट जब आपको लगता है कि ओ मुझे काश कोई अपॉर्चुनिटी चांस मिल जाए यहाँ पे और कोई ऐसे आपको दे चांस, तो आप कितना अच्छा फील करते हो, यू फील सो ब्लेस्ड दैट टाइम. सो दैट्स इफ आई कैन डू दैट फॉर समवन, इट्स अ ग्रेट फीलिंग ऑफ फुलफिलिंग फीलिंग रहती है बहुत. राइट. बातों से साफ समझ में आ रहा है कि आपके पिताजी जो आर्मी में थे उनका देशभक्ति थोड़ा आप पे पूरा इनहेरिट हुआ है. पूरा देशभक्ति एंड टोटली यू नो ऑल द वैल्यूज ऑफ anti-corruption and everything, being on time, not have any bad habits. I don't smoke. And I mean I can say this very open. I'm really against smokers. I mean smoking, not smokers, but the people who smoke. ये बहुत बहुत बुरी habit है because it's very harmful, very very harmful. तो आपने कभी स्मोक ड्रिंक कुछ नहीं किया? I've never smoked. Drink तो चलो, I mean it's okay once in a while, wine and all is fine, but I'm not really an avid drinker or anything. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मुझे किसी भी चीज़ के साथ उसको हैबिचुअल बनाना, as I would say, उसको addiction, मुझे addiction से सख्त नफरत है. Yes, I love चाय, I love my मसाला टी because that is something चाय मुझे भी बहुत पसंद है और मैं खुद बनाती भी हूँ और मैं हर रोज़ मतलब एक मसाला चाय जो है मेरी एक रिचुअल है. मैं खुद बना के you know I drink it, और if there is somebody with me, मेरी फैमिली में है कोई, तो मैं उनको भी पिला देती हूँ. वैसे इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एज अ वुमेन क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? आई थिंक जो स्पॉटलाइट रहती है हमेशा वो मेल सिंगर, मेल कंपोजर्स की ही होती है. और जो आई मीन ऑब्वियसली बिकॉज देखो जो हमारे शुरुआत से जो हमारी रीत चली आई है बॉलीवुड में, जो भी फिल्म, मोस्ट ऑफ द फिल्म्स बारिंग अ फ्यू, वो मेल ओरिएंटेड होती है, मतलब हीरो ओरिएंटेड, नॉट हीरोइन ओरिएंटेड. तो जाहिर बात है कि फिर जो गाने हैं वो भी ज़्यादा उस पर जो तवज्जो है वो मेल सिंगर्स पे रहेगा, मेल उस पर. बट बहुत सिनारियो चेंज हो गया अभी. बहुत आई मीन फीमेल्स हु आर न्यू फीमेल सिंगर्स हु आर डूइंग सो वेल, लाइक धुरंधर में जो गाने जैस्मिन सैंडलर्स ने गाया है या अफसाना खान ने गाया है, मतलब अमेजिंग, फैंटास्टिक. दे हैव मेड अ स्टेटमेंट विद दैट सॉन्ग. इट्स नॉट जस्ट कि मैंने ये फिल्म के लिए गाना गाया. दे हैव रियली बिकम ग्लोबल बिकॉज ऑफ दैट. सो आई थिंक अब हर चीज़ का एक बैलेंस बनता जा रहा है. बट काफ़ी देर तक ये आई थिंक ये ट्रेंड था कि जो मेल सॉन्ग है उस पर ज़्यादा फोकस रहता था, मेल सिंगर पे. और शोज़ में भी अभी सुनिधि चौहान ने आई थिंक इन द पास्ट 2-3 साल में उन्होंने ये इस चीज़ को चेंज करने की कोशिश की है, क्योंकि द वे शी इज़ परफॉर्मिंग, द वे शी इज़ डांसिंग, जिस तरीके से वो गा रही है, उन्होंने जो अपना पूरा एक्ट बनाया है और बहुत एनर्जेटिक भी रहता है. या सो इट्स फैंटास्टिक. आई रियली विश कि और भी सिंगर्स, फीमेल सिंगर्स को ऐसे मौके मिले और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, because then it'll really balance it out. Because in the West, you see a Beyonce or a Jennifer Lopez or a Rihanna or Adele, or I mean big female singers who own the world, who own the stage. And equally, मतलब male singers भी उतने बड़े हैं और female singers भी उतने बड़े हैं. But यहाँ पे एक definitely there's अभी भी एक notch below है, because male singers, if you take a Diljit Dosanjh or if you take even a Sonu Nigam, who's such a legendary singer, or Arijit Singh. Right. So they have been doing maximum number of shows, maximum number of songs. फीमेल सॉन्ग जो हिट होता है वो आई थिंक 2 साल में एक होता है. आप मुझे बताओ, हार्डली एनी सॉन्ग्स. इट्स मेल सॉन्ग्स, क्योंकि सारी जो फिल्में होती हैं वो मेल ओरिएंटेड होती हैं. लेकिन अभी कुछ फीमेल सिंगर्स के भी सॉन्ग लगातार डोमिनेट कर रहे हैं, जैसे श्रेया घोषाल मैम है. श्रेया घोषाल इज, ओह यस ऑफ कोर्स, शी इज लाइक एन इटर्नल नाइटिंगेल. या एब्सोल्युटली, आई विल से दैट. और अभी आप रिसेंटली उज्बेकिस्तान भी गए थे, राइट? जी. तो वहाँ पे भी ये इंडियन डेलीगेशन के साथ थी? जी. सो मैं उज्बेकिस्तान 2 बार ही हो आई हूँ. पहली बार तो मुझे ICCR ने भेजा था इन 2023. दैट वॉज फॉर द आई विल से उनका वहाँ पे जो फूड फेस्टिवल, नवरोज़ फेस्टिवल होता है, टू पार्टिसिपेट इन दैट एंड परफॉर्म in different cities and also do a handshake, like celebrate the friendship between the two countries. If I'm not wrong, 32 years complete हुए थे हमारे friendship के. तो it was a mission along with a cultural performance. बहुत मज़ा आया. और तब ये पता चला कि Indian music is so huge in these countries. मतलब
द म्यूज़िक ऑफ, आई मीन, जो फिल्में मिथुन दा में उन्होंने फीचर करी हैं, राज कपूर की जो फिल्में हैं, उन सब के गाने, जैसे आवारा हूँ इज़ लाइक अ एंथम देयर, देन जिमी जिमी जिमी, आप शुरू हो जाओ वो सब गाने लग जाते हैं. अच्छा. सो इट वॉज क्रेजी. सो माई फर्स्ट ट्रिप वॉज एन आई ओपनर. मतलब दे लव इंडियंस, दे लव इंडियन, स्पेशली बॉलीवुड. तो वहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया था आफ्टर माई परफॉर्मेंस. आई वॉज इन्वाइटेड टू द राज कपूर रेस्टोरेंट बिकॉज दैट इज सपोज टू बी एन आइकॉनिक प्लेस, लाइक इट्स लाइक अ म्यूजियम ऑफ सॉर्ट्स. तो राज कपूर जी की जितनी फिल्में हुई हैं अब तक, उन सब की तस्वीरें, बिग पोस्टर्स आर देयर, एंड देयर इज ब्यूटिफुल इंडियन फूड, एंड दे हैव दिस वॉल ऑफ फेम. तो वॉल ऑफ फेम में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हु हैव विजिटेड उज़्बेकिस्तान, दे हैव टू गो टू राज कपूर रेस्टोरेंट, और वहाँ पे जाके फिर उनकी फ़ोटो का स्केच बनता है और फिर वो इट्स अप देयर. सो मेरी भी फ़ोटो बनी और स्केच बन के वहाँ पे उन्होंने वॉल ऑफ फेम पे डाला, एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, दिस इज़ अमेजिंग, Right. दिस इज़ रियली रियली अमेजिंग. So so that was one thing. उसके बाद again, I mean, my relationship with Uzbekistan, the people there, in fact the ambassador, who is representing Uzbekistan here in the Indian embassy here, तो उन्होंने मुझे फिर भेजा यूनेस्को के थ्रू for a very big music festival called Shark. पूरा नाम मुझे प्रोनाउंस करना अब शायद ना आए ठीक से, बट आई स्टिल ट्राई कि Shark तारो नलारी, या. तो ये फेस्टिवल है जिसमें 22 से ऊपर ज़्यादा कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं. इट्स अ फैंटास्टिक, एंड इट्स हेल्ड इन अ प्लेस कॉल्ड रेगिस्तान. रेगिस्तान इज़ द मोस्ट एंशिएंट प्लेस है. मतलब उज़्बेकिस्तान की ख़ास बात ये कि वहाँ पे ना जो हिस्ट्री है वो अभी तक ज़ोर ज़ोर से बोल रही है. मतलब you get back into that time, you get transported into that time. सो ये समरकंद में हुआ था शो, एंड मैंने क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म किया था, एंड इट वाज फैंटास्टिक टू सी कि सब ने जिमी 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 जय हो मेरे साथ गाया. एक भी नहीं था जिसने वो मेरे साथ इन यूनिजन नहीं गाए वो गाने. सो वी हैड ऑलमोस्ट 5,000 पीपल देयर. और आपने, मैं देख रहा था कि अन्ना हजारे मूवमेंट में भी जी एक म्यूजिक कंपोज किया था एंटी करप्शन के लिए. एक गाना किया था. हाँ, yes, और yes, उसको yes. गाया भी था. अन्ना हजारे दीप हमारे. हाँ. तो ये मतलब कैसे दिमाग में आया कि आप मतलब भारत के एंटी करप्शन मूवमेंट में भी साथ हैं? तो मुझे ना हमेशा से मुझे लगता है कि कोई कॉज के साथ जुड़ना और म्यूज़िक के ज़रिए उस कॉज को लोगों तक पहुंचाना बहुत पावरफुल चीज़ रहती है. राइट. हाँ. तो अभी हाल ही में मैंने रिकी केज के साथ एक वर्ल्ड पीस एंथम भी किया था, और मैं चाहूँगी कि सब लोग प्लीज़ उसको सुनते रहें, पूरा वर्ल्ड सुने. ख़ास तौर पे ये जो कंट्रीज़ एट वॉर हैं इस वक्त, इतना अनरेस्ट चल रहा है. तो वो पीस एंथम इट्स बेसिकली थ्रू हार्टफुलनेस, कि आप दिल से सोचें. दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट, एंड तो मुझे लगा कि जब वो गाना जब भी बजता है, आई एम श्योर इट ब्रिंग्स सम सॉर्ट ऑफ कामिंग फैक्टर टू पीपल. फिर मैंने विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी रिसेंटली गाना लॉन्च किया था, जश्न नारी, एंड वी हैड द गुड फॉर्चून ऑफ हमारी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की, तो उनके ज़रिए हमने इस गाने को रिलीज़ किया. उन्होंने इस गाने को बहुत प्रोत्साहन दी, बहुत बढ़ावा दिया. तीज के फेस्टिवल पे ये रिलीज़ हुआ था. अगेन दिस इज़ अ कॉज ओरिएंटेड सॉन्ग विच सेलिब्रेट्स विमेन. फिर जब 26/11 के जो राइट्स, मतलब टेरर अटैक्स हुए थे मुंबई में, I lost a lot of friends in that, especially one very close friend. And 26/11 yeah. और तब मैं बहुत हिल गई थी. तब मैंने गाना बनाया था अलविदा, से अलविदा टू टेररिज्म, एंड से अलविदा टू ऑल दोज इनोसेंट लाइव्स जो बिना किसी वजह मारे गए, जस्ट बिकॉज ऑफ टेररिज्म. सो मुझे लगता है कि जब गाने आप बनाओ तो मुझे लगता है वर्ल्ड में कुछ तो उसकी एनर्जी जाती है, जिससे वो एक कुछ तो हीलिंग पावर मिल जाती है. सो सिमिलरली जब ये मूवमेंट शुरुआत हुई थी, तो मुझे जब उन्होंने अप्रोच किया था कि शिबानी आप कैसे जुड़ना चाहेंगी हमारे साथ, तो ऐसे एक गाने के ज़रिए तो मैंने गाना बनाया था. और मुझे अभी भी आई थिंक उनकी जो भी प्रिंसिपल्स थे अन्ना हज़ारे जी के, जो अनशन पे वो बैठे थे इतने दिनों तक, जो एक कॉज के लिए ही बैठे थे, राइट. तो मुझे बहुत अच्छा बिलीव था इस चीज़ में, एंड आई थिंक दैट ऐसे कॉजेज़ को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है. सो लाइक 26/11 अटैक में मतलब
आपके फ्रेंड्स के साथ भी मतलब हुआ था? जी, मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड सबीना सहगल साइकिया, शी वॉज किल्ड इन दैट। वो ताज में रह रही थी उस समय, और उन्होंने लगातार अपनी फैमिली को मैसेज कर रही थी कि अभी आई कैन हियर द Sound आई of कैन हियर द, bullets. या आई मीन उनके बिल्कुल जो कंट्रोल रूम था बिल्कुल बिल्कुल उनके रूम के साथ था, तो शी वॉज गोइंग टू गो एनी टाइम, शी Sorry वॉज for your लॉक्ड loss, अप इन by अ the रूम, way. इट वॉज क्वाइट बैड, यस। Because ये सब चीज़ें कभी कभी दिमाग से निकलती नहीं है। और वो इतना म्यूज़िक, और मैं उनको कभी नहीं भूल सकती क्योंकि वो मेरे लाइफ में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। शी वॉज द एडिटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पब्लिकेशंस, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो वो दिल्ली टाइम्स की एडिटर थी, एडिटर इन चीफ, एंड उनको म्यूज़िक बहुत पसंद था, म्यूज़िक का बहुत बहुत शौक रखती थी। वो अपने घर पे कवाली सेशंस, म्यूज़िक सेशंस, और हमेशा हम लोग होते थे उनके पास। उनको खाने का भी बहुत शौक था बिकॉज वो एक फूड क्रिटिक भी थी, और टाइम्स की जो फूड एंड नाइट लाइफ अवार्ड्स थे उन्होंने ही इस चीज़ की शुरुआत की थी। शी वॉज द फाउंडर ऑफ दैट। सो एंड शी प्लेड अ वाइटल रोल इन माई लाइफ, इट बिकॉज आई रिमेंबर कि जब मेरे इनिशियली जब एल्बम्स और गाने हिट हो रहे थे तो उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे आर्टिकल्स निकाले थे मेरे ऊपर, वो भी मेरिट पर। दैट्स हाउ आई गॉट टू नो हर। शी वुड इंटरव्यू मी, जैसे आप मुझे बैठ के भी इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वो मुझे इंटरव्यू करती थी और मेरे गानों के बारे में ज़्यादा जानती थी, मेरी जर्नी के बारे में पूछती थी, और बहुत खूबसूरती से उसको वो छपता था न्यूज़पेपर में। और आई थिंक मीडिया के ज़रिए ही हम लोग बनते हैं, यू नो। Right, हाँ. So I'll always be very thankful to her for what she did to me and how she used to keep guiding me कि अब शिबानी ज़्यादा मत दिखो, ज़्यादा पार्टीज़ में मत दिखो, ये मत करो। उन्होंने बहुत गाइड किया मुझे, बहुत मेंटोर किया। तो मतलब पार्टीज में दिखने से ज़्यादा क्या होता है? See, what happens is that firstly अगर आप बहुत easily available हो जाएं हर जगह, तो फिर आपकी एक वैल्यू और एक एक्सक्लूसिविटी नहीं रहती। मतलब यार वो तो फलाना पार्टी पे थी, लाइक दैट। और पब्लिक परसेप्शन जो है ना, वो सेलिब्रिटीज के साथ ज़्यादा होता है। पब्लिक इज वेरी जजमेंटल, दैट्स अ थिंग। सो कोई भी बॉलीवुड का या प्लेबैक सिंगर, कोई भी सिंगर जो कॉन्सर्ट्स कर रहा है, तो इसमें क्या क्या रेवेन्यू के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? देखो अभी ये जो वक्त चल रहा है हमारा इस वक्त पास 2-3 साल से, इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर बिग टिकट कॉन्सर्ट्स एंड इवन मीडियम टिकट कॉन्सर्ट्स। अभी आप देख रहे हैं भजन क्लबिंग सडनली एक नया जॉनर निकल आया, और उसके भी शोज सोल्ड आउट हो रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं भी हैं। तो इस वक्त लोगों को लाइव कॉन्सर्ट्स देखने का बहुत बहुत मतलब एक नशा सा है, एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। सो इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं कि आर्टिस्ट, जो बहुत बड़े आर्टिस्ट होते हैं, वो तो एक आउटराइट पेमेंट भी ले लेते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स ऑफ द शो और द द ऑर्गेनाइजर्स। बाकी जो भी टिकट्स की रेवेन्यू आएगी वो प्रोड्यूसर्स एंड स्पॉन्सर्स को जाती है। बट कई आर्टिस्ट हैं, जैसे मैंने सुना कि दिलजीत दोसांझ ही प्रोड्यूसेस हिज ओन शोज, तो वो खुद प्रोड्यूस करके जो भी टिकट का रेवेन्यू आता है, और उनका तो रेवेन्यू मस्ट बी अमेजिंग बिकॉज उनके 3-3, 4-4 शोज सोल्ड आउट होते हैं बैक टू बैक। सो दैट्स, इमेजिन द काइंड ऑफ मनी दैट ही मस्ट बी अर्निंग, एंड दिस इज मेरिट। पीपल आर कमिंग देयर, वो आपके लिए आ रहे हैं ना, पैसे मतलब पैसे खर्च करके टिकट खरीद के आ रहे हैं आपके लिए ना। सो दैट्स अ थिंग। बट इन ऑर्डर टू बी अ बिग टिकट कॉन्सर्ट आर्टिस्ट, यू हैव टू बी वेरी पॉपुलर, यू हैव टू बी वेरी बिग इन स्टैचर, पॉपुलर, आपके गाने बहुत सारे। सो first one has to get there, and the other way of earning money for, I would say, medium sized artists who are not very well known, they can perform at weddings, they can perform at corporate shows, and they can perform in the mid size segment, और वहाँ पे फिर they can charge money directly to the organizer. So that is something which is like an entertainment fee that you get, a performance fee that you get for your performance. फिर बाकी जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, वो मैंने देखा है कि आजकल क्लब्स में बहुत चलन है कि क्लब्स में परफॉर्म कर लेते हैं, एंड उनको फिर एक नॉमिनल अमाउंट मिलता है, वहाँ से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, बढ़ेगी, तो वहाँ से क्लब में किसी ने उनको नोटिस किया, बोला कि यार मेरे फैमिली में वेडिंग है, आप परफॉर्म करोगे क्या? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर परफॉर्मिंग, लिटरली आपकी परफॉर्मेंस और आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर आर्टिस्ट टू कीप ब्रिंगिंग आउट देयर सॉन्ग्स या एल्बम्स। लुक एट अनूप जैन, उनका एक भी गाना बॉलीवुड में नहीं आया, बट उनके जो गाने हैं, आई थिंक हुसन एंड पता नहीं कितने, his concerts are going sold out. So it's about
कि आपने कैसा तार छेड़ के आपने कैसे पल्स को पकड़ा है, आपने आपके गाने जो हैं वो कैसे रेजोनेट कर रहे हैं यूथ के साथ। राइट, हाँ। और आपने बताया कि जब आप स्टार्ट किए थे तब इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था जो फेमस होने के बाद लोगों को करना पड़ता है। या। तो वो आपने क्यों स्टेटमेंट दिया, मतलब क्या होता है, मतलब ज़्यादा फेमस हो जाओ आप तो? जब आप ज़्यादा फेमस हो जाते हो तो एक एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाते हैं। उसके बार बाद सेट हो जाता है। उसके बाद अगर आपका नेक्स्ट सॉन्ग उतना हिट नहीं जाता तो लोग फिर आपको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। ट्रोल्स तो ज़्यादा है ना, सपोर्टर्स से ज़्यादा ट्रोल्स होते हैं Critic बहुत आजकल। हैं। या सो नहीं दिस सॉन्ग इज़ नॉट गुड, लाइक मतलब जो नेगेटिव बातें ज़्यादा लिखना शुरू कर देते हैं। सो एक तो वो स्ट्रगल है, आई वुड से दैट इज़ वन चैलेंज। फिर आपको you know if you have to approach somebody, so then people also like why, अरे ये मुझे क्यों अप्रोच कर रही है, तो ऑलरेडी इतनी नामी Correct. सिंगर हाँ, है, हाँ, हाँ, you know like that. So there are many things which you can't understand the what people are thinking, उनकी mentality क्या चल रही है उस वक्त। तो एक knocking on the door जो है वो इतना आसान नहीं रहता कि your calls will be answered. So मेरा तो ऐसा हुआ कि मेरे calls तो बहुत लोगों ने आंसर नहीं करे। तो मैंने बोला चलो अपना खुद का म्यूज़िक बनाओ, खुद के गाने बनाओ और यही जर्नी पे चल पड़ो। जब बॉलीवुड में अभी आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? सिंगर्स में हाँ, सिंगर्स में। मिक्का सिंह तो मैं कहूँगी ज़रूर। हाँ, उनके मिक्का। साथ आपका सॉन्ग भी देखा है हाँ, मिक्का इज़ बीन अ वेरी ओल्ड एंड डियर फ्रेंड ऑफ माइन। बीच बीच में गैप हो जाता है, हम लोग नहीं भी मिलते, लेकिन जब मिलते हैं तो मुझे लगता है कि वही, बिकॉज हमने शुरुआत साथ में की थी, स्टार्ट किया था साथ में, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी को लेके गए हैं, बरकरार रखा है। और वो अक्सर ये कहते हैं कि लोगों के हिट सॉन्ग्स आते हैं, ये मिक्का का दौर चल रहा है, हमेशा चलता रहेगा। सो ही इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी, ही इज़ एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग। देन ऑफ कोर्स बाकी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। शान इज़ अ डियर फ्रेंड। मीत ब्रदर्स के साथ तो मैंने बहुत सारे काम करे हैं, बहुत शोज़ भी, बहुत गाने भी करे हैं। अभी हाल ही में एक सॉन्ग आया था हीर हेरोई, जिसको हमने बिग बॉस में जाके रिलीज़ किया था, बिग बॉस के हाउस में। सो या आई मीन फ्रेंड्स बहुत हैं। सोनू निगम, आई रियली लुक अप टू हिम, एंड ही इज़ whenever I have to take some advice, मैं उनसे ज़रूर लेती हूँ advice. Okay. Yeah, and I always go to his concerts, and he always welcomes me very, very warmly and passionately. And he always says कि पक्का तुमने आना ही आना है। बड़े अच्छे इंसान है वो, along with being an amazing artist. आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? अरिजीत सिंह। Although I've just met him once, and वो भी मैं तब मिली जब वो एक कॉन्सर्ट में मेरा गाना गा रहे थे। Okay. वो सजना अभिजा गा रहे थे। Is it? Yes. हाँ। सो उनका एक सेट होता है विच इज़ कॉल्ड द नॉस्टैल्जिया सेट। हाँ। तो जब उन्होंने सजना अभिजा गाया, वहाँ पे 10,000 लोग थे। डोम एक NSA एक जगह है बॉम्बे में, एंड आई गॉट अप विद लाइक एन एक्साइटेड चाइल्ड। आई गॉट अप, आई सेड अरिजीत। सो ही सेड अरे शिबानी कश्यप इज हियर। तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपको ये पूरा एपिसोड दिखेगा उस पर कि अरिजीत सिंह, शिबानी कश्यप, सचना अभिजा। आप ज़रूर इसको चेकआउट करना। Okay. You must show this in your add this in your podcast. So मेरे लिए that was like a very very thrilling moment, because for me I think he's a fantastic singer. He's too good, too good. I think सबके ही फेवरेट हैं वो। आपने एक स्टेटमेंट बोला था कुछ समय पहले कि बॉलीवुड लैक्स अ प्रॉपर म्यूजिक इंडस्ट्री, तो इसका मेन रीजन क्या था? So main reason है कि we don't stand united. Okay. एंड आई थिंक अगर आप पंजाब की म्यूज़िक इंडस्ट्री को देखो, एक दूसरे के लिए वो मरने मिटने के लिए तैयार हैं। कि एक बंदे का गाना आ रहा है, दूसरा पंजाबी सिंगर उसके बारे में लिख रहा है, ट्वीट कर रहा है कि चेक आउट माई ब्रोज, मेरे पाजीदा है वाला गाना, यू नो। तो यहाँ पे जैसे अगर मेरा सॉन्ग आ रहा है तो मैंने किसी फलाने सिंगर को बोल दिया या कंपोजर को बोल दिया, कुछ नहीं, बारिंग अ फ्यू पीपल जिनको मैंने अभी मेंशन किया था, बारिंग अ फ्यू पीपल। एंड आई वैसे बप्पी दा ने तो मुझे इतना सपोर्ट किया था ना, वो मेरे को हर शो में लेके जाते थे अपने साथ, इतनी रिकॉर्डिंग्स भी कराई। तो बहुत कम लोग थे जो इतना मैग्नानिमस और इतने ग्रेशियस रहे हैं। सो अब मिक्का को तो मैं आंख बंद करके बोलती हूँ, मिक्का प्लीज़ अपनी स्टोरी पे डाल दो यार, इंस्टाग्राम पे डाल दो। सोनू निगम ने कितनी बारी मेरे गाने के बारे में ट्वीट किया है, फेसबुक पे डाला है, यू नो। और बहुत सारे और मीत ब्रदर्स तो हैं ही, बिकॉज हमने बहुत सारे काम भी करे हैं साथ में। बट आई डोंट नो, अगर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें ना, हम वर्ल्ड की बिगेस्ट म्यूजिक इंडस्ट्री बन सकते हैं, वर्ल्ड की। राइट, ये बहुत बड़ी बात है। वी वुड एक्चुअली, ये जो ऑस्कर्स, अपना ग्रैमीज, ऑस्कर्स में हम रूल कर सकें। लोग यहाँ पे आके हमारे
हमारे लिए गाएंगे, बिकॉज हमें एक दूसरे के साथ एक संगठन जो है ना वो मिसिंग है। कुछ हैं जो अपने क्लब्स क्लीक्स बना के रखे हुए हैं, उनको एक दूसरे को सपोर्ट कर देंगे, बट नहीं करते। ऐसा होल बॉलीवुड इंडस्ट्री ये नहीं है, म्यूजिक इंडस्ट्री, आई विल से द म्यूजिक लेकिन इंडस्ट्री। पंजाब इंडस्ट्री आप खुद ही बोल रहे हो कि बहुत अच्छा हाँ, द बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री, राइट। एग्जैक्टली। गाना जब हिट हो जाता है, सुपर हिट हो गया, उसके बाद सब आ रहे हैं, वाह यार व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ सॉन्ग। बट असली हेल्प तो तब चाहिए जब गाना आया ही है। तो उसको अगर एक दूसरे के फॉलोअर्स और एक दूसरे के फैंस के साथ उसको आप इंटरकनेक्ट कर दो, तो यार कितना मज़ा आ जाएगा। और आपने एक और बात बोली थी जो बहुत लोग एक्चुअली बोलते हैं कि कोई भी गाना ओवरनाइट ऐसे पॉपुलर नहीं होता, उसके लिए लोग पैसे भी देते हैं और मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। Yeah. तो वो ओवरनाइट पॉपुलर कैसे करते हैं कुछ लोग जो पैसे दे के करते हैं, उसके क्या प्रोसेस होते दे हैं? बाय द व्यूज। हाउ हाउ? मतलब एड्स चलाना एक पार्ट है, उसके अलावा भी कुछ होता है? पर एड्स पे भी आप जितना एड्स चला दोगे आपकी व्यूज और आ जाएंगी ना। हाँ, right, राइट। आपको तो इस बात का पता ही है। हाँ, right, हाँ। आप एआई में काम करते हो तो यू वुड नो दिस गेम। ads का पता है, मुझे लेकिन तो उसके ये अलावा गेम कुछ- पता नहीं चली। हाँ। नहीं, बहुत सारे हैं, आई थिंक अलग अलग सर्वर्स होते हैं। लोग अपने ऑप्टिक्स को बहुत रिच और इम्प्रेसिव दिखाने के लिए इतने सारे व्यूज़ खरीद लेते हैं। इतना अब आप मुझे बताइए कि ओवरनाइट एक गाना कैसे 10 मिलियन व्यूज़ हिट कर गया ओवरनाइट? कैसे? ना मैंने सुना, ना मेरे नेबर ने सुना है, तो वो 10 मिलियन कैसे हो गया? तो वो सब दिखाने की और शो ऑफ करने की बातें हैं। क्योंकि हमारे वक्त पे जब हमारे गाने आते थे तो उसमें हम शॉप्स पे जाके पूछते थे कितने सीडीज बिके, कितने कैसेट्स बिके। तो दैट वाज अ ट्रू एनालिसिस और द ट्रू जजमेंट कि ये गाना कैसा कर रहा है, राइट। और फिर वो चार्ट्स पे फिर आना शुरू होता था। MTV पे नंबर 1 पे आया या नंबर 2 पे आया, नंबर 3 पे आया, नंबर 10 पे भी आया, राइट। बट क्योंकि लोगों की डिमांड आती थी ना, क्योंकि वहाँ पे मैसेजेस आते हैं लोगों के कि प्लीज ऑन पॉपुलर डिमांड प्ले दिस सॉन्ग। सो द होल पॉइंट आउट हियर इज कि ये गाना आजकल, बट हैविंग सेड दैट, सोशल मीडिया इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग टू प्रमोट सॉन्ग्स। आप अपने इंस्टाग्राम की रील्स के थ्रू रील मेकर्स को आप ला सकते हो टू मेक रील्स। देन उसके बाद एल्गोरिदम कहाँ कैच कर जाए, कहाँ क्लिक कर जाए, तब बात है। एंड ऑफ कोर्स इफ इट्स अ वेरी बिग फिल्म, इट्स अ बिग बैनर, जैसे रणवीर सिंह इन अ धुरंधर, तो देखिए अब फ्लिपराची का जो गाना था फसला, वो 2024 में ऑलरेडी रिलीज़ हुआ था उनकी एल्बम में, बट वर्ल्ड में किसी को पता था उसके बारे में? नहीं। अब ये वो गाना वर्ल्ड वाइड हिट है क्योंकि इट्स अ रणवीर सिंह फिल्म एंड द फिल्म का प्रेमाइस इज अमेजिंग। इट्स अ वेरी वेल मेड, इट्स अ वेरी पावरफुल फिल्म, इट्स नॉट जस्ट एनी अदर फिल्म ना। तो उसकी वजह से भी उसके गाने बहुत पॉपुलर हुए हैं। एक गाना पॉपुलर है बिकॉज एवरीबडी इज क्यूरोसिटी अबाउट धुरंधर इज है। धुरंधर का एक चीज़ इस वक्त लोगों को मालूम है। जो लोग भी यंग लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो बेसिकली उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आजकल की जो जेनजी है, आई मीन जेनजी जनरेशन है, एंड द यंग टैलेंट विच आई एम सीइंग, वो बहुत ही स्मार्ट हैं। दे वेरी क्लेवर, वेरी स्मार्ट, एंड दे नो द टेक्नोलॉजी वेरी वेरी वेल। आई थिंक वो पले बड़े हैं अपने गैजेट्स पे, यू नो, ऑन they are the IT generation totally. So they are so well informed about AI, they are so well informed about ये hack वो hack। तो जब गाना बनता है उसके ऊपर क्या हैक, क्या वर्क करेगा, वो ऑलरेडी उनको मालूम है। दैट्स फैंटास्टिक। तो ये होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, बिसाइड्स आपका टैलेंट, आपका हुनर। बट मैं तो सिर्फ हमेशा ये एडवाइस करूँगी कि मैंने बहुत सिंगर्स देखे हैं जो कवर सॉन्ग्स, रीमिक्सेस, सिंगिंग सॉन्ग विच वीव हर्ड 25,000 टाइम्स ऑलरेडी, तो उसी पे चल रहे हैं, उसी पे चलना चाहते हैं। बट आप अगर आए हो इस इंडस्ट्री में, आ रहे हो, तो आप कुछ नया लेके आओ, अपना नयापन, अपना कुछ स्पेशल समथिंग, अ सॉन्ग। आपके थॉट्स क्या, आपके हर एक के थॉट्स में कुछ स्पेशल होता है। आपको क्या बोलना है, वो इंडिया, आई मीन पूरे वर्ल्ड को क्या बताना है अपनी म्यूजिक के जरिए। तो बी ओरिजिनल, आई वुड सजेस्ट बी ओरिजिनल। ये कवर करके बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया, मतलब सैचुरेशन हो गई है। अच्छा, आपका एक कोई कॉन्सर्ट जो आप कभी भूलोगे नहीं? ओह माय गॉड, ऐसे बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हैं मेरे। नहीं, फिर भी कोई एक चुनना है आपको उसमें से? एक चुनना? इतने हज़ारों कॉन्सर्ट्स कर लिए मैंने अब तक, हज़ारों, गिनती नहीं है अब तो। लेकिन फिर भी आपको एक चुनना पड़ेगा अभी। ओके, आई थिंक, ओके, लेट्स चूज वन। काला घोड़ा एक फेस्टिवल होता है, ओके,
एंड आई थिंक फॉर मी वो आज तक का मेरा सबसे खूबसूरत और सबसे मेमोरेबल कॉन्सर्ट रहेगा, जो मुंबई में होता है. इट इज़ एट द एशियाटिक लाइब्रेरी. ओके. एंड आई रिमेंबर कि उस कॉन्सर्ट में जो लाइनअप था उसमें आयुष्मान खुराना ने भी परफॉर्म किया था. वन डे ही परफॉर्म्ड, वन डे वॉज माई परफॉर्मेंस एंड वन डे वॉज वीरदास, उनका कॉमेडी शो था. इट वॉज अ ब्यूटिफुल लाइनअप एंड भर गया था पूरा, मतलब. एंड इट वॉज नॉट जस्ट इंडियंस, देयर वर लॉट ऑफ फॉरेनर्स, बिकॉज आप देखेंगे साउथ बॉम्बे में बहुत सारे कॉस्मोपॉलिटन क्राउड भी होता है. So I felt that I could be anywhere in the world. It was a world concert. For me, it was like a world concert. And उस concert में मैंने अपने बहुत सारे ऐसे ओरिजिनल्स गाए थे, जैसे कि थोड़ी थोड़ी सांझ, नगमगी, जो बड़े ही सूफियाना फोक जैज़ का कॉम्बिनेशन से बनाए हुए गाने हैं. एंड पीपल लव दोज एंड हैड अ ब्यूटिफुल बैंड सेटअप ऑल्सो. साउंड भी बहुत अमेजिंग था, सब कुछ वेदर बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था. जनवरी में था वो कॉन्सर्ट एंड जनवरी इज़ ग्रेट वेदर इन मुंबई एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फेस्टिवल्स, काला घोड़ा फेस्टिवल. अच्छा, आपको अगर किसी एक को सेलेक्ट करने बोला जाए कि आतिफ असलम या फिर अरिजीत सिंह, किसको करेंगे आप? अरिजीत सिंह ना, ये तो बात कहने की नहीं है. ओके. वैसे एआई का इतना ट्रेंड चल रहा है कि जहाँ भी देखो हर जगह एआई. अब तो एआई गाना गाने लगा है. या गाना बनाने लगा है. गाना बनाता लिरिक्स भी लिखे है. आपके लिए पूरे गाने के 5 ऑप्शंस रेडी कर देता है. अब म्यूजिक पूरा बना देगा आपके लिए. अब I know, but I will again say this. I can go on record to say this कि AI should be used as a tool. और हाल ही में अभी हमारा AI Impact Summit जो दिल्ली में हुआ था, प्रगति मैदान में, भारत मंडपम में, वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था ऑन द ओपनिंग डे. ओके. एंड आई परफॉर्म्ड फॉर ईरोस इनोवेट. उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर AI क्रिएटर्स, राइट. तो उनके लिए मैंने परफॉर्म किया था, बट इट वॉज वेरी प्रेस्टिजियस फंक्शन, वेरी प्रेस्टिजियस आई विल से कन्वेंशन. आई थिंक 4-5 दिन का था ये कन्वेंशन. और आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर he had inaugurated it. He was a part of it along with many other prime ministers from different countries. So ये बात आई थिंक मैंने वहाँ भी कही थी कि AI should be used to assist you as a tool, as your helper, as your secretary, as your assistant. AI को कभी let it not take over you. जो भी गाने AI में बनते हैं वो बड़े परफेक्ट होते हैं, बट उनमें एक सोल लैकिंग होता है. राइट. हाँ. The soul is lacking. So those songs can be used कि हाँ, हम इस टाइप का, we can take this direction in the song, but don't copy those, don't use the song as it is. That is lifeless. That song is lifeless. आप सुनो को या फिर जेमिनाई को प्रॉम्प्ट देते हो, फिर वो गाना बना के आपको देता है. Similarly, जब वो गाना बना के आपको देता है, that's a prompt to you that okay, this riff is sounding good, I can use this kind of a thing. But try and be original. इसके पहले तो ये सब नहीं था, लोग बैठ के इतनी मेहनत से अपने गाने बनाते ही थे ना. राइट. हाँ. राइट. So thanks for deep insights. और मतलब बहुत अच्छा लगा, आपने हर चीज़ के बारे में बहुत डीपली बात की, प्लस सब चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से ऑडियंस को समझाया. तो थैंक्स अगेन. You're most welcome. Thanks. It was great to be with you because मुझे आपके questions काफ़ी innovative, अलग लगे. ऐसे मैंने कभी आंसर ही नहीं करे इस टाइप के क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. थैंक्स. थैंक यू सो मच इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए. अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहें. आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि इस वीडियो की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी और कौन सी बातें बुरी लगी, ताकि हम अपने वीडियोस को इम्प्रूव करते रहें. इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में आप किन गेस्ट्स को देखना पसंद करोगे.